मोटिवेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनआरए और सीईटी के बारे में। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आ रहा है कि एनआरए और सीईटी है क्या, पहले ऐसे कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था स्टूडेंट को, जिसके चलते गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एनआरए को अप्रूवल दिया है, और एनआरए आने के बाद क्या क्या फायदा मिलेगा स्टूडेंट को, और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा जो कि पहले से बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे उन सभी स्टूडेंट को, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जो कि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि उसका जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगे उन सभी को वो एनआरए के द्वारा जो स्कोर कार्ड निकलेगा उसी हिसाब से ही उन लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा। तो इन पांचों में से कौन सा ऐसा स्टेट होगा, तो उसका आंसर क्या होगा आप लोग प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट को ये पहले से ही पता था कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि ये पहला स्टेप लिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, ये इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट में जितने भी जॉब निकलते थे लगभग 20 ऐसे एजेंसीज थे जो कि क्या करते थे, जितने भी गवर्नमेंट लेवल जॉब थे उन सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। उन सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट एजेंसी थे वो थे एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी। ये तीनों एजेंसी ही मेनली क्या करते थे, आपका जो एग्ज़ाम है उन तीनों को कंडक्ट किया करते थे। तो यहाँ पर बहुत पहले से ही स्टूडेंट लोगों को ये डिमांड था कम से कम एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस इन तीनों का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इन तीनों को मिला के एक एग्ज़ाम कर दिया जाए, जिसके चलते बार बार जो एग्जामिनेशन फ़ी स्टूडेंट लोगों को देना पड़ता है वो कम से कम रिड्यूस हो जाए। तो इसके बारे में पहली बार डिस्कशन हुआ इस साल 2020 में जो बजट आया था उसमें एनआरए के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो इसके बाद ही इस साल अगस्त 20 को ही कैबिनेट के द्वारा एनआरए को अप्रूवल मिल गया। इससे क्या होगा, कम से कम ये जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस है इन तीनों का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स था इन सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जिसके बाद क्या होगा, उन सभी को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के जरिए वो लोग नेक्स्ट लेवल जो होगा एग्ज़ाम इन तीनों एजेंसी का या फिर एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी का जो नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए वो अपीयर हो सकते हैं उस स्कोर कार्ड दिखा के। और ऐसा नहीं है कि ये स्कोर कार्ड हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये ओनली मेनली एप्लीकेबल होगा ग्रुप्स बी और ग्रुप सी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट निकलता है इन सभी का, उन सभी के लिए ही ये एप्लीकेबल रहेगा। और बाकी एग्जाम के लिए जैसे पहले एग्जाम होता था उसी तरह से होगा। आगे चल के गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जो एनआरए है इसका अगर एडवांटेज अच्छा रहा तो आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी को एनआरए के अंडर में लिया जाएगा। खास करके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी जॉब निकलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब है उन सभी को भी एनआरए के अंडर में लिया जाएगा। और आगे चल के प्राइवेट एजेंसी भी इस एनआरए एजेंसी के जो स्कोर कार्ड है उस हिसाब से ही अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट का एम है। चलिए देखते हैं एनआरए के द्वारा जो मेनली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उस एग्ज़ाम का नाम रखा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सीईटी। सीईटी में क्या होगा, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी इन तीनों का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसको कंडक्ट किया जाएगा सीईटी के जरिए, और उसके बाद जो स्कोर कार्ड है उसी के जरिए ही आप लोग आईबीपीएस और आरआरबी और एसएससी इसका जो टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी ये तीनों पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं, बस इन लोगों का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसको कंडक्ट करेगा कौन, सीईटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो कि सीईटी एग्ज़ाम में सिक्योर्ड किया है 72% और सीजीएल क्या कर रहा है, अपना टायर 2 का एग्जामिनेशन निकाला है। तो वो मान लो उसमें कंडीशन ये डाल दिया जो स्टूडेंट 70% से ज़्यादा मार्क सिक्योर किए हैं सीईटी एग्ज़ाम में हैं उन्हीं लोगों को ही सीजीएल का टायर 2 एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से क्या होगा, सीजीएल का जो टायर 1 या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो बर्डन था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और 70% से जितने भी ज़्यादा मार्क स्टूडेंट रखे होंगे वही लोग ही ओनली से टायर 2 और टायर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कम टाइम में और कम जल्दी ही क्या होगा,
इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें मेनली क्या क्या हाईलाइट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा था कि सर सीईटी एग्जाम कितने बार होगा साल में, तो लगभग सीईटी एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छा किया है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लाया। जैसे आप लोग जानते हो कि मेडिकल फील्ड में 3 बार इस तरह का एग्जाम होता है, तो 3 बार रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन का लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्कोर कार्ड है उस तरफ से जिसका जितना अच्छा स्कोर कार्ड रहेगा, आप मान लो एक एग्ज़ाम में 60% था, उसके बाद 62% रहा और एक में 65% रहा, तो आपका सबसे अच्छा स्कोर कार्ड था 65%। तो ये जो 65% है, जो कि बेस्ट स्कोर कार्ड है, ये एटलीस्ट वैलिड रहेगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आगे चल के जो 3 साल आप बार बार एग्जामिनेशन ना देके जो 65% जो आपका जो बेस्ट स्कोर कार्ड है उसको दिखा के आगे चल के जितने भी एग्जामिनेशन टायर 2 और टायर 3 का होगा उसमें आप अपीयर कर सकते हैं, और ये सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर और एक चीज़ अच्छा चीज़ किया है गवर्नमेंट ने, आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहले क्या होता था, ओनली इंग्लिश या फिर हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना पड़ता था। तो जो कि बहुत सारे लोग थे जो कि इन दोनों लैंग्वेज में एक्वेंटेड नहीं है, उन लोगों के लिए दिक्कत होता था। तो अभी क्या होता था, जो अभी क्या होगा, 12 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उन सभी एग्जाम है या फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस हिसाब से ही आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। आगे चल के गवर्नमेंट का ये एम है कि जो हम लोगों का जो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज है उन सभी को भी कवर अप किया जाएगा एनआरए में, जिसके चलते और भी आगे चल के ये इजी प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। चलिए और भी देखते हैं क्या क्या है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का था, क्या एनआरए का एग्ज़ाम या फिर जो सीईटी का एग्ज़ाम है सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा? नहीं, सभी के लिए अलग अलग होगा। जैसे मान लो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उन सभी के लिए एक अलग सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, +2 स्टूडेंट के लिए एक अलग सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और 10th पास जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए अलग सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, अलग अलग एग्ज़ाम के जरिए अलग अलग स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए क्या होगा, जो कंपटीशन का लेवल है सबके लिए अलग अलग रहेगा, जिसके जरिए 10th पास स्टूडेंट को कम से कम ग्रेजुएशन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन ना करना पड़े। और यहाँ पर और एक चीज़ गवर्नमेंट ने वैसा का वैसा ही रखा है, अपर एज लिमिट, ठीक है, अपर एज लिमिट आप लोगों को पता होगा, खास करके जो लोग SC ST बैकग्राउंड के हैं या फिर जो वोमेन है या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इन सभी के लिए अपर एज लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मान लो किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, ये जो एज लिमिट अपर एज लिमिट था एग्ज़ाम देने का, वो भी यहाँ पर वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस एक ही चेंजेस हुआ इसमें, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स था SSC, बैंकिंग और रेलवे का, इन तीनों को मिला के एक रख दिया गया सीईटी, और उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं कि क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम आता था स्टूडेंट लोगों को जिसके चलते ये सीईटी एग्ज़ाम को लाना पड़ा। तो यहाँ पर पहले बोल रहा है कि डिफरेंट शेड्यूल पर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, यानी हर एग्जाम का अलग अलग सिस्टम रहता था, अलग अलग प्रोसीजर रहता था, जिसके चलते डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस या फिर देना पड़ता था। जैसे मान लो किसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, किसी का ऑफलाइन हो गया, किसी को डायरेक्टली जाके ऑफिस में जमा करना पड़ता था। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। इसके चलते क्या होता था, और एक चीज़ है, माल प्रैक्टिस एट पर्टिकुलर लोकेशन। बहुत सारे लोकेशन ऐसे थे जहां पर माल प्रैक्टिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस, या फिर आप लोगों को बहुत सारा ऐसे नज़रिया आया होगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता था बार बार। तो इस तरह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता, जिसके चलते स्टूडेंट को उसका जो 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता था, कम से कम एग्जाम कैंसिल होने के चलते। और एक चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि डिफ़िकल्टी एक्सेस टू वोमेन एंड रूरल एरिया के जो कैंडिडेट है उनके लिए, खास करके जो लोग दूर से ट्रैवलिंग करके आते थे, वोमेन हो गए या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो गए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। जो रूरल एरिया से ट्रैवल करके आते थे, उन लोगों को 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे मान लो कोई लेडीज़ है जो कि इतना दूर उसका सेंटर पड़ा है, तो उसी के फैमिली मेम्बर ही उसको मना कर देते थे, कम से कम 400 किलोमीटर एग्ज़ाम देने के लिए मत जाओ, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था स्टूडेंट लोगों का। उसके बाद मल्टीपल फीस, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग फीस देना पड़ता है। मान लो किसी के लिए 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी हुआ, किसी के लिए 500 रुपया, किसी के लिए 1000 रुपया। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता था, और साल भर में
आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फीस ही देना पड़ता था। इसके बाद और एक चीज़ हुआ, क्लास ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स। बहुत बार ऐसा हुआ है एसएससी और बैंकिंग इन दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट में पड़ जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, स्टूडेंट को ही चूज़ करना पड़ता था कि वो एसएससी वाला एग्ज़ाम दे या फिर बैंकिंग वाला एग्ज़ाम दे। तो इस तरह से बहुत सारा क्लास हो जाता था जिसके लिए स्टूडेंट को दिक्कत होता था। उसके बाद पोर इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेन्यू, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ जिसके चलते क्या होता था, माल प्रैक्टिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और सेंटर स्क्रैच हो जाता है, जिसके चलते आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग एंड चैलेंजेस, जो कि हम पहले ही बताया, जो कि बहुत दूर से ट्रांसपोर्टेशन करके आते थे उनके लिए बहुत दिक्कत होता था, रहने के लिए, खाने के लिए, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता था। उसके बाद डिफरेंट करिकुलम, हर एग्ज़ाम का अलग अलग करिकुलम होता था। मान लो हर किसी का अलग अलग सिलेबसेस रहता था। बैंकिंग में मान लो जैसे आप लोग जानते हैं जनरल अवेयरनेस नहीं था, अब रेलवे में इंग्लिश नहीं है, तो इस तरह का बहुत सारा अलग अलग करिकुलम हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है स्टूडेंट को पढ़ने में भी दिक्कत होता है क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग रहता था। उसके बाद हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था क्योंकि आप लोग बहुत जगह देखे होंगे बहुत ज़्यादा केओस हो जाता था एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, जिसके चलते क्या होता था पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता था स्टूडेंट को हटाने के लिए। तो इस तरह का इंसिडेंट बहुत बार हुआ है। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखे भी बहुत सारा प्रॉब्लम कैंडिडेट को फेस करना पड़ता है। उसके बाद राइजिंग कॉस्ट, बार बार एग्जामिनेशन हॉल डिसाइड करना, उसके बाद कैंडिडेट को फीस भरना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिंग हो गया, ये सब करने के चलते राइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ता था। अगर इंस्टीट्यूट के बारे में देखा जाए तो इंस्टीट्यूट को भी अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर को डिसाइड करना पड़ता था। उसके बाद जो लोग कॉपी चेक करने आते थे या फिर स्क्वाड्स पोस्टिंग किया जाता था, इन सभी का कॉस्ट भी गवर्नमेंट को बार बार देना पड़ता था, जिसके चलते इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता था। उसके बाद लॉन्ग रिक्रूटमेंट सर्कल, जिसके चलते क्या होता था इस सभी के लिए प्रॉब्लम ये होता था कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। आप लोगों को पता होगा, आपका मान लो प्रिलिमिनेशन एग्जाम अभी हुआ है, इसका जो मेन एग्जाम आते आते लगभग 1 से 2 साल का डिले हो जाता था क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था इस पुराना जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। चलिए, ये सभी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि सीईटी एग्ज़ाम लाया जाए, जिसके चलते एक ही एग्ज़ाम में ये सभी प्रॉब्लम को हटा जा सके। इस सभी के लिए सीईटी एग्ज़ाम को लाया गया। और एक चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट ने बता रहे हैं कि लगभग गवर्नमेंट हर साल 1.25 लाख का वैकेंसी निकलता है, जहाँ पर 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ स्टूडेंट हर बार सेम एग्ज़ाम को बार बार देते रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर को भी दिक्कत होता है और उन स्टूडेंट को फीस भी बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पहली बार ये चीज़ लाया है कि सीईटी एग्ज़ाम के जरिए एक एग्ज़ाम में कम से कम स्कोर कार्ड दिखा के आप लोग नेक्स्ट 3 साल तक आप सिक्योर हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम में दे सकें या ना दे सकें। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेज इससे मिला है। पहले तो है कॉस्ट सेविंग, आप लोगों को पहले से पता चल गया होगा। स्टूडेंट लोगों को जो बार बार एग्जामिनेशन फीस था उससे सेविंग होगा, और इंस्टीट्यूशन को क्या होगा, बार बार जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना पड़ता था और वहाँ पर जो फीस देना पड़ता था वो भी उन लोगों का सेविंग हो गया। उसके बाद सभी के लिए एक ही टाइप का एग्जामिनेशन रहेगा, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं या फिर बैंकिंग दे रहे हैं या फिर रेलवे दे रहे हैं, सभी का लिए एक ही टाइप का एग्जामिनेशन रहेगा, जहाँ पर क्या होगा कि सभी का एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको प्रिपरेशन करने में भी इजी होगा। आपको एक ही स्टाइल में पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के चलते, जहाँ पर मेनली गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम वहाँ पर एक एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा बनाया जाए जहाँ पर क्या होगा, कम से कम जो बहुत दूर से स्टूडेंट लोग ट्रैवलिंग करके आते थे उन लोगों को क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसी हिसाब से इसका फ़ायदा आगे चल के स्टूडेंट लोगों को मिलेगा। उसके बाद सेव होगा क्या, ट्रैवलिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग। जो लोग ट्रैवलिंग करके आते थे उन लोगों का खाने का, रहने का, ये सब खर्चा भी बहुत बचेगा। उसके बाद और एक सिग्निफिकेंट रिड्यूस करेगा रिक्रूटमेंट साइकिल, यानी इसमें तेज़ी आ जाएगा। रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो बहुत जल्दी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होगा, जिसके चलते रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होगा। ये सब इसका एडवांटेज है। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है जो कि बहुत सारे फेस करना पड़ेगा स्टूडेंट को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज
इंक्रीज कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिससे कि आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, जो कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट एक जो कि मान लो पुलिस फोर्स में जाना पड़ता था या फिर जीडी या कांस्टेबल, ये सब जॉब के लिए प्रिपरेशन करते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ये जॉब में जाना नहीं चाहते थे। तो लगभग मान लो एग्ज़ाम के जरिए हम लोग बता रहे हैं 1 करोड़ स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई पहले करते थे। अभी क्या होगा, सीईटी आने के बाद ये होगा 4 करोड़ हो गया। मान लो एक साथ 3 से 4 गुना बढ़ गया। क्योंकि पहले क्या होता था, आपका फिजिकल अगर फिटनेस नहीं है तो आप लोग देखें अपने आप ही हम लोग डिसाइड करते थे कि मेरा फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो मैं ये जो पर्टिकुलरली जो कांस्टेबल हो गया, जीडी हो गया, इस सब जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप उस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका जो कंपटीशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे आप मान लो बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोग इंग्लिश में वीक थे वो लोग क्या करते थे, प्रेफर करते थे रेलवे का जॉब। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पर उन लोगों को भी ये 3 से 4 करोड़ लोगों में कंपटीशन करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। उसके बाद और एक चीज़ है न्यू पैटर्न। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंजेस होगा। जो लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा। क्योंकि रेलवे में हो सकता है इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर बैंकिंग में हो सके आप लोगों का जनरल अवेयरनेस इंट्रोड्यूस हो जाए। ये सब चीज़ न्यू पैटर्न में इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, प्रीवियसली प्रिपेयरिंग कर रहे थे जो लोग खास करके बैंकिंग और स्टेनोग्राफर जॉब के लिए, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट लोगों की खास करके बता रहा हूँ, इन लोगों का एग्जाम में जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट नहीं था। जैसे आप लोग हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर साइंस वाला पार्ट, ये उनके जॉब में या एग्जाम में प्रिपरेशन में नहीं था। मगर सीईटी आने के बाद एक चीज़ होगा कि ये सीईटी एग्जाम में अभी ये जो पार्ट है ये हो सकता है मर्ज हो जाए, जिसके चलते उनको जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा ये सभी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर एक दिक्कत उन लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आगे चल के कि इसको कैसे गवर्नमेंट डिसीजन करता है कि कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न लाता है, जिसके चलते ये तीनों जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे उन लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी देखेंगे। चलिए, ये था आज का डिस्कशन का लेक्चर का क्लास। आशा करता हूँ आज ये लेक्चर के जरिए आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होंगे और आगे चल के और क्या क्या इस टॉपिक के ऊपर और भी न्यूज़ आएगा उसी हिसाब से हम लोग और भी वीडियोज़ बनाएंगे, देखेंगे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है इस टॉपिक से। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं आज का लेक्चर का तो इसका लिंक हम लोगों की जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।